Today's topic is dielectrics. Dielectrics यूनिट 5 फिफ्थ यूनिट का एक टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम होते हैं, या उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत कम होते हैं, और इस तरीके के मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। So, what will be the definition of dielectrics then? A dielectric is an insulating material in which all the electrons are tightly bound to the nuclei of the atom and there are no free electrons available for the conduction of current. Therefore, the electrical conductivity of a dielectric is zero. On the basis of the band theory, the forbidden gap is very large in dielectric. Materials such as glass, polymer, mica, oil, and paper are the example of dielectrics. They prevent flow of current through them. Therefore, they can be used for insulating purpose. तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन यही बोलती है कि डाइलेक्ट्रिक्स में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं उसके न्यूक्लियस से, उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं हो सकता, और फ्री ना होने की वजह से इस तरीके के मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो सकती। तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को अदर वर्ड्स में हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी कह सकते हैं। अगर हम सेम चीज़ जो है बैंड थ्योरी के आधार पर बताना चाहें तो इनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी कि किसी भी तरीके से अगर हम बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहें तो वो इम्पॉसिबल है, और उसकी वजह से इस तरीके के मटेरियल्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ऐसे मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The dielectric constant of a material is the ratio of the capacity of a given capacitor completely filled with that material to the capacity of the same capacitor in vacuum. In the other words, the ratio of permittivity of medium to that of the vacuum is known as dielectric constant. अब डाइलेक्ट्रिक को किस चीज़ से कैटेगराइज करेंगे? कौन सा मटेरियल अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, कौन सा मटेरियल पुअर डाइलेक्ट्रिक है? तो ये चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए एक तरीके के कांस्टेंट का हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि अगर हम कोई एक कैपेसिटर ले लें और उस कैपेसिटर की रेशियो निकालें उनकी कैपेसिटीज़ का, कब? जबकि कैपेसिटर जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, और फिर वही कैपेसिटर जो है वैक्यूम में उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ द कैपेसिटर completely filled with the dielectric material to the capacitance of the same capacitor in the vacuum. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो है हम स्मॉल k से बताते हैं। एक्चुअली इट इज कप्पा, ठीक है। सो इट इज C dash by C, where C dash is the capacity in presence of the dielectric material and C is the capacity of the same capacitor in vacuum. अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद में किस तरीके से आएगा, चलिए देख। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है, उसमें हम दो कंडीशंस को स्टडी करेंगे। एक, जबकि कैपेसिटर जो है वो वैक्यूम है, उसके दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। और फिर उसी कैपेसिटर को उतना ही चार्ज, मान लीजिए हमने इसको प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस तरफ दिया फर्स्ट प्लेट को, तो उतना ही चार्ज जो है
नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी वाली प्लेट पर भी इंड्यूस्ड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। लेट अस कंसीडर पोटेंशियल एज V। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाएगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमने जो है क्लास 12th में ये डेरिवेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल। तो ये तो हमने जब उन कैपेसिटर में कोई मटेरियल फील्ड नहीं था, वैक्यूम था, तब की हम बात कर रहे हैं, या एयर थी तब की हम बात कर रहे हैं। दूसरा हम केस ले रहे हैं जबकि सेम कैपेसिटर है और सेम हमने उसको जो है वो चार्ज दिया है, एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया है तो दूसरी प्लेट पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच में अब जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पोटेंशियल कितना हो जाता है, इस बार जो पोटेंशियल है लेट इट इज V डैश। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का रेशियो। ये दोनों जो इक्वेशन हमने निकाली है C इज इक्वल टू Q अपॉन V और C इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफाइन किया जाता है C डैश अपॉन C से। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में देख लिया। अब हमने C की और C डैश के दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। ये C की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा जो है C जब कैपेसिटर में कोई मीडियम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तब वो वैल्यू हमने रख दी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये रेशियो जो है दोनों पलट जाएंगे तो नीचे वाला रेशियो पलट के कितना हो जाएगा, V अपॉन Q हो जाएगा। ये वाला रेशियो जो है वो पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये Q से ये Q वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिल गया V अपॉन V डैश। अगेन फिर से हमें 12th क्लास में हमें रिमाइंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल किस तरीके से दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। जो फॉर्मूला हमने 12th क्लास में ड्राइव करना सीखा था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। चलिए दोनों के लिए, दोनों कंडीशंस के लिए लगाते हैं। देखिए एक बार जब हम V की बात कर रहे हैं, V मीन्स जब हम एयर में या वैक्यूम में बात कर रहे हैं, V डैश मतलब जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं तब। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज रखते हैं। तो जब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू है Q अपॉन R से Q अपॉन R कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये वैल्यू बची है, नीचे वाली वैल्यू पलट जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, सो फाइनल इक्वेशन विल बी K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स हमने देख लिए, डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं ये हमें देखना है। डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली, एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कुछ मटेरियल्स के कि उनका जो है अगर हम ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉजिटिव आइंस का और नेगेटिव आइंस का देखें तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो इस तरीके के मटेरियल को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें
ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होते हैं, या हम कहें उसके सेंटर ऑफ मास जो होते हैं, पॉजिटिव आयन का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव आयन का सेंटर ऑफ मास, वो थोड़े एक दूसरे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो इस तरीके से उसमें एक तरफ पॉजिटिव आयन आ जाता है, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल पोलराइज्ड मटेरियल्स होते हैं, उनमें पोलराइजेशन आ जाता है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाली ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उनका भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। दोनों के सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही जगह पर यहाँ पर आ रहे हैं। तो नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव मास का सेंटर ऑफ मास अगर एक ही जगह आते हैं तो ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर? So such type of molecules does not have any permanent dipole moment. डायपोल मोमेंट इनका कुछ नहीं होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। नेक्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स हैं? कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास जो है, पॉजिटिव आयंस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव आयंस का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करते। जिस तरीके से हमारे पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हो रहा था, ये पॉजिटिव आयन का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव आयन का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये दो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस होती है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ये कोइंसाइड तो नहीं कर रहे होते हैं। और इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर नाइट्रस ऑक्साइड, H2O वाटर एंड HCl। ये H2O जो है, जिसको अपन वाटर कहते हैं, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसकी वजह से इसमें बहुत ही एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं ये किसी भी पोलर मटेरियल को बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर लेता है। तो ये एक यूनिवर्सल डिसॉल्वर की तरह एक्ट करने लगता है।